सभी को नमस्कार। आज राजस्थान के इतिहास में हम लोग आहार संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, प्राय उन्हें ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। भारतीय ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां ग्राम्य संस्कृतियां हैं। आर्थिक स्तर की दृष्टि से इनमें आपस में कोई विशेष अंतर नहीं है, किंतु प्रत्येक ताम्र पाषाणिक संस्कृति की अपनी विशिष्ट समृद्ध भांड परंपरा है और इन संस्कृतियों का उदय द्वितीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में हुआ। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का भारत में जो अनुक्रम मिलता है उसमें सबसे पहले कायथा, फिर आहार, मालवा और अंतिम जोरवे, ये अनुक्रम मिलता है हमें। लेकिन यहाँ हम केवल राजस्थान के संदर्भ में आहार संस्कृति की बात करेंगे। जब गुजरात और राजस्थान में सिंधु सभ्यता का अस्तित्व बना हुआ था, तभी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों में एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति का उदय हुआ, जिसे भारतीय पुरातत्व में आहार संस्कृति के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का उदयपुर जिला मुख्यालय पर उदयपुर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर, या यूं कहें कि वर्तमान में उदयपुर के महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन के समीप आहार पुरास्थल स्थित है। सर्वप्रथम 1952-53 और 53-54 में राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के तत्कालीन अधिकारी श्री रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया और उन्होंने मध्य प्रदेश के महेश्वर नवदा टोली से आहार को संबंधित बताया था। लेकिन 1961-62 में डेक्कन कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना के एस डी संकालिया, राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग और मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त तत्वाधान में पुनः उत्खनन प्रारंभ हुआ 1961-62 में। और इस उत्खनन के फलस्वरूप जो कुछ प्राप्त हुई सामग्री थी, उसी के आधार पर आहार संस्कृति की विशेषताओं का गठन किया गया है। आहार का मूल नाम आयड़ मिलता है और ये आयड़ नामक एक किनारे पर स्थित है जो लगभग 25 किलोमीटर लंबा बहता है। स्थानीय लोग इसको धूलकोट के नाम से जानते हैं। तो अभिलेखी परंपराओं में इसका नाम ताम्रवती मिलता है। इस संस्कृति से संबंधित अन्य जो पुरास्थल है वो गलुंड, बालाथल, ये 2 और महत्वपूर्ण स्थल हैं। आहार संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है और 100 से ज़्यादा पुरास्थल अब तक चिन्हित किए जा चुके हैं। आहार पुरास्थल लगभग 500 मीटर लंबा और 275 मीटर चौड़ा है। लगभग 12.5 मीटर 12.50 मीटर ऊंचाई लिए हुए टीला। इसमें उत्खनन होने पर जो इसका प्रथम चरण मिला वो ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित था। उसके ऊपर प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के शुंग, कुषाण काल के अवशेष मिलते हैं।
राजपूत काल के अवशेष मिलते हैं, फिर सल्तनत काल के मिलते हैं, उसके बाद में मुगल काल के हैं, और टीले के ऊपरी सतह पर 18वीं शताब्दी तक के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ हम केवल प्रथम चरण जो ताम्रपाषाण काल से संबंधित है उसी की बात करेंगे। प्रथम काल जो ताम्रपाषाणिक है कि संपूर्ण निक्षेप को, संपूर्ण जमाव को मृद भांड परंपराओं में हुए परिवर्तन के आधार पर पुनः वैसे 3 उपकालों में विभाजित किया गया है। इन 3 में विभाजित किया गया है, जहाँ से कई प्रकार की पात्र परंपराओं का प्रयोग होना स्पष्ट होता है, जिनको विद्वानों ने 7 वर्गों में विभाजित किया है। श्वेत रंग से चित्रित कृष्ण लोहित पात्र परंपरा, ये विशिष्ट परंपरा है। ब्लैक एंड रेड वेयर जिसको बोलते हैं, पेंटेड है। इस पर रेखीय और ज्यामितीय आकृतियों का अलंकरण दिखाई देता है। प्रथम उपकाल, इसमें दूधिया शिल्प वाले पात्र परंपरा हमें दिखाई देती है, जो बाद में उपकाल में नहीं मिलती है। और उस दूधिया शिल्प वाली पात्र परंपरा के साथ में पांडु, कृष्ण लोहित, चमकीली दूसरा पात्र परंपरा, लाल रंग की मात्र परंपरा, ये बर्तन हमें मिलते हैं। सर्वाधिक रूप से ब्लैक एंड रेड वेयर में कृष्ण लोहित पात्र परंपरा में कटोरे मिलते हैं हमें। दूसरे रंग के गोल आकार के घड़े, तसले, साधार तस्त्रियाँ, ढक्कन आदि मिलते हैं। तो लाल रंग के पात्रों में घड़े, कटोरे, तस्त्रियाँ मतलब यहाँ थाली से है। साधार तस्त्रियाँ स्टैंड युक्त थालियों से है। प्रथम उपकाल, दूधिया और पांडुरंग के पात्र परंपरा का प्रचलन यहाँ समाप्त हो जाता है और बाकी की यथावत चलती रहती हैं। एक नई पात्र परंपरा आती है जिसको स्टोन वेयर कहा जाता है, प्रस्तर भांड परंपरा। इसके अतिरिक्त साधार तस्त्रियाँ, थालियाँ, गहरे एवं कोणाकार कटोरे, सादे कटोरे, सांचेदार और खोखले आधार वाले कटोरे, गोलाकार के बर्तन मिलते हैं। प्रस्तर भांड जो है वो तरल पदार्थ को संग्रहित करने के पात्र हैं, बड़े बड़े, लगभग हमें 4 से 4.5 मीटर तक ऊंचे, फुट तक के, 4 से 4.5 फुट तक ऊंचाई लिए हुए मिलते हैं। प्रथम उपकाल, इसमें जो पात्र परंपरा आई वो लाल रंग के चित्रित कृष्ण लोहित परंपरा, कृष्ण लोहित रुक्ष लाल पात्र परंपरा, लाल रंग की चमकीली पात्र परंपरा मिलती है। स्टोन वेयर समाप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, नहीं मिलता है यहाँ पे। पात्र प्रकारों की अगर बात करें तो कोकदार या स्कंदित कटोरे, उथले कटोरे, रिमलेस बाउल्स मिलते हैं हमें, साधार तस्त्रियाँ मिलती हैं। इसके अलावा लाल रंग के जो पात्र हैं उनके कई उपविभाजन किए जा सकते हैं। कटोरे, छोटे आकार के ग्लोबुलर वेसल्स, गोल बर्तन, लोटे, साधार तस्तरियाँ, ये मिलते हैं। तो लाल रंग के जो चमकीले बर्तन हैं उनको हम सौराष्ट्र क्षेत्र की प्रवर्तित सैंधव पात्र परंपरा में देख सकते हैं, उसी के समकक्ष हमें मिलते हैं। अलंकरण की अगर बात करें इन बर्तनों पर तो लहरदार रेखाएं, बिंदु युक्त रेखाएं डॉट डॉट करके, इसके अलावा हीरक या यूं कहें कि यदा कदा प्राप्त तारांकित चित्रण मिलता है हमें। प्राय बाहरी हिस्से में गर्दन के आसपास तक ही चित्रण सीमित मिलता है हमें। अलंकरणों के अलावा इन बर्तनों पर चिपकुआ विधि द्वारा या उत्कीर्ण विधि द्वारा भी अलंकरण देखने को मिलता है। बालाथल से कतिपय ऐसे पात्रखंड भी मिले जिनकी सतह पर सफेद रंग से चित्रण किया गया है। बलूचिस्तान तथा गुजरात में प्राक हड़प्पा संस्कृति के स्तरों से
तृतीय सहस्त्राब्दी के संदर्भ में ऐसे पात्र हमें मिलते हैं। ब्लैक एंड रेड वेयर जो पात्र परंपरा है उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आधा बर्तन लाल होगा, आधा बर्तन काला होगा, और जहाँ चित्रण किया गया है मुख्य रूप से सफ़ेद रंग से चित्रण किया गया है। यहाँ से आहार से हमें जो औजार उपकरण यानी जो प्रानिधियाँ मिलती हैं उनमें तांबे के उपकरण बनाने की कला से ये लोग परिचित थे। सैंधव सभ्यता और ऊपरी गंगा घाटी की ताम्र निधियों के बाद आहार संस्कृति के स्तरों से सर्वाधिक रूप से हमें ताम्र उपकरण मिलते हैं जो तांबे की चादर को पीट कर बनाए गए हैं। ताम्र उपकरणों में चिपटी कुल्हाड़ियाँ, फ्लैट कॉपर सेल्स, छुरियाँ, चाकू, चूड़ियाँ, छल्ले या मुद्रिकाएँ और छड़ें मिलती हैं। प्रारंभ में ये कयास लगाया जाता था कि संभवतः खेतड़ी की खदानों से तांबा प्राप्त करते थे, लेकिन बाद में पता लगा कि स्थानीय स्तर पर मतून और उमरा की पहाड़ियों से भी तांबे को गलाने के साक्ष्य मिले। ये लगभग 8 से 12 किलोमीटर की दूरी पर आर.सी. अग्रवाल की टीम ने ढूंढे थे। ताम्र के सहज उपलब्ध होने के कारण आहार तथा बालाथल के लोगों को लघु पाषाण उपकरणों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी। बालाथल से भट्टी के बारे में जानकारी मिलती है तो कायथा से लघु पाषाणिक उपकरण पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, लेकिन आहार से लघु पाषाण उपकरण विलुप्त हैं, नहीं मिलते हैं हमें। माणके तथा सैलखड़ी मणके, इन पर ज्यामितीय अलंकरण तथा पशु आकृतियों का अंकन अपनी खास विशेषताएं हैं। लंबे सींग वाले बैलों की लघु मृण मूर्तियाँ मिली हैं यहाँ से। विविध प्रकार के सिर वाले गोटे गेम्समैन मिले हैं। एक गोटे का ऊपरी सिरा मेंढे का है। तुर्क चक्रों का स्पेंडल व्हील्स में अलंकरण मिलता है हमें उत्कीर्ण विधि द्वारा। राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित मरमी से बैलों की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। ओजियाना से गाय की मूर्ति मिली है। लाचुड़ा से गाय की मूर्ति मिली है। आहार के आवासों के बारे में अगर चर्चा की जाए तो आवास का निर्माण पत्थर और मिट्टी का प्रयोग किया गया है निर्माण में। प्रस्तर खंडों का प्रयोग केवल नीम में किया जाता था। दीवारें मिट्टी की सी बनाई जाती थी। यहाँ आवासों के 15 उपकाल मिले हैं उत्खनन में आहार से संबंधित। ये मकान आयताकार और वर्गाकार होते थे। मकान में चूल्हे मिले हैं, कुछ बड़े हैं तो से छोटे हैं। एक मकान में एक ही कतार में 6 चूल्हे एक कतार में बने हुए मिले हैं। इनके साथ में सिलबट्टे जो क्वार्टजाइट तथा बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। समतल लोढ़े मिले हैं। यहाँ से मकानों का छाजन या छप्पर बांस बल्लियों द्वारा तथा घास फूस से बनाया जाता था। यहाँ पर स्तंभ गर्तों की कतिपय साक्ष्यों से ये इंगित होता है कि कुछ मकानों की दीवारें बांस बल्ली की बनाई जाती थी और बनाने के बाद में मिट्टी के लौंदे मिले हैं जिनमें सरकंडे फंसे हुए हैं। दोनों तरफ से चिकनी मिट्टी से उसको लेप किया जाता था। घास फूस को टाटी खड़ी करने के बाद में दोनों तरफ से उसको लेप दिया जाता था। ग्लूंड से एक 9 × 4.5 मीटर चौड़े कमरे की जानकारी मिली है जिसकी दीवार 10.80 मीटर लंबी है। यहाँ ग्लूंड में ईंटों का प्रयोग दिखाई देता है।
जो संभवतः सिंधु सभ्यता के बाद में ताम्रपाषाण संस्कृतियों के भवनों में पहली बार हमें पक्की दिखाई देती है। कृषि और पशुपालन की अगर बात करें तो खेतीहर तथा पशुपालक लोग थे ये लोग। धान के कार्बनीकृत दानों अधजले दानों का पता चलता है। भूसी व पुआल की छाप मिलती है। बालाथल से धान, चना, मूंग, जौ, गेहूं की जानकारी मिली है। ये लोग गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी तथा सूअर को पालतू पशु के रूप में पहचानते थे। तो जंगली जानवरों का शिकार किया जाता था। हिरण, चीतल, सांभर, नीलगाय और जंगली सूअर, इनकी हड्डियां हमें मिली हैं। नेवला, चूहा, कछुआ तथा मछलियों की हड्डियों के अतिरिक्त चिड़ियों की हड्डियां भी बालाथल से हमें मिलती हैं। कालक्रम की अगर बात की जाए तो आहार का कालक्रम में विद्वानों के द्वारा 1700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया है। हम रेडियो कार्बन तिथियों की बात कर रहे थे। संपूर्ण आहार संस्कृति का काल विद्वानों के द्वारा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। आहार संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में चाक पर बने सुंदर मृद भांड, लघु पाषाण उपकरणों का भाव, धातु शोधन का ज्ञान, अच्छे तथा सुदृढ़ आधार वाले भवनों के निर्माण इत्यादि की गणना की जा सकती है। एस डी संकालिया ने इन्हीं कारणों से आहार संस्कृति को ताम्र पाषाणिक न कहकर केवल ताम्र संस्कृति की संज्ञा प्रदान की है। आहार संस्कृति भारत की अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से कुछ भिन्न है। धन्यवाद।